नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स से। आज हम लोग मैग्नेटिक पूरा चुंबकत्व वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का जो भी पार्ट है उसको भी करेंगे और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। परमाणु नाभिक जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ये सारे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे आज। विकिरण जो रे है ना, वो अल्फा बीटा गामा किरण, ये सारा जो है ना ये टॉपिक आज अपना कंप्लीट होगा। तो मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और ग्रेविटेशन से आज क्वेश्चन लेके आए हैं। जितना भी बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन का आज संग्रह है। और जो अपना ये बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। इस प्रकार की जो भी वीडियो है, हम बार बार बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर आ चुका है और आने वाला समय में बहुत सारा वीडियो आपका टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज का पहला सवाल। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण होता है, कौन होता है उपकरण? तो आपका कौन होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो छोटी विद्युत धाराओं को पता लगाने और मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में लटके तार के कुंडल का उपयोग करके काम करता है। जब कोई धारा किसी कुंडली से होकर गुजरती है तो यह एक चुंबकीय बल पैदा करती है जो कुंडली को हिलाती है, जिससे सुई एक पैमाने पर विक्षेपित हो जाती है। यह विक्षेपण धारा की उपस्थिति और शक्ति को क्या करती है? दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए टीआरई 3.0 में पूछा है, लेंज का नियम। सिर्फ लेंज का नियम बोलेगा ना तो सिर्फ कहिएगा कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करता है? काम करता है। लेंज का नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो इसमें देखिए ऊर्जा का संरक्षण का नियम का उपयोग इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनॉइड में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो किसी भी क्षण एक ही क्या होगा? वेग होगा। दोनों द्रव्यमान की अलग अलग वस्तुओं का किसी भी क्षण क्या हो जाएगा? आपका एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है बताइए? तो किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा निहित होती है ना, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार कहा जाता है। जितनी बल से पृथ्वी क्या करती है? उसको अपनी ओर खींचती है। गुरुत्व बल। उसके बाद द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने या फिर पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। लेकिन वेट, भार क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होती है। द्रव्यमान क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होती है? वो आपका जो भार होती है वो क्या होती है? परिवर्तनीय होती है। अगला क्वेश्चन। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का
उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों? बताइए। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या होती है? अधिकतम होती है। दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सौर सेल उपकरण में हमें ऊर्जा को उच्चतम उत्पादन दोहन के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है एवं प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। टीआरई 2.0 में पूछा है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? आपका नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा सॉफ्ट आयरन होता है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद होती है तो यह अपना चुंबकत्व क्या करता है? खो देता है। अपना चुंबकत्व क्या करेगा? खो देगा। यह एक अस्थायी चुंबक बनाता है। अस्थायी चुंबक के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जाता है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो वो चुंबक की तरह काम करने लगेगा। जब स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या करेगा? वो चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन टीआरई 2.0 में पूछा। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? विद्युत चुंबकीय नहीं है, बताइए। तो गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण ये भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपका अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना। ऐसी किरणें जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। इन तरंगों का कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे से रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ये सब कौन तरंगे हैं? आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको गमन करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर ये बना होता है और अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। 333 नंबर क्वेश्चन, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है। एक आयनिक यौगिक में क्या होता है? आपका यूनिट सेल होता है, जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन है। क्यूब के कोनों पर क्या है? आपका ए आयन है। क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में आपका क्या होता है? बताइए। क्या वो कोण होता है उसमें? क्यूब में घन में क्या वो कोण होता है? 8 को कोण होता है। और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होता है। अगर फलक की बात करते हैं तो फेस की बात करते हैं तो कितना होता है? उसका 6 होता है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? AB3 होगा, है ना। यहाँ पर 3 होगा। AB क्या हो जाएगा? आपका 3। देख लेते हैं इसका। ए आयन की संख्या क्या हो जाएगा? 8 गुना 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका कट्टम पिट्टम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। और बी आयंस की संख्या बात करते हैं तो ये कोनों की संख्या कितना होता है उसमें? कोण घन में क्या वो कोण होता है? 8 गो, है ना। गुना 1/8 इक्वल टू 1। बी आयंस की संख्या की बात करते थे 6। उसका फेस कितना होता है? 6 होता है। और फेस 6 होता है और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकालेगा? आपका AB3। क्या निकलेगा? AB3। इस पर हम डिटेल से बनाएंगे वीडियो, ठीक है ना। तो उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए इसी प्रकार से क्यूब में कोनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है और फलक की संख्या कितना होता है? 6। इस प्रकार से आप क्या मारेंगे? यहाँ पर AB3 कर लीजिए, है ना। AB3 हो जाएगा। 334 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो क्या आ जाएगा? आपका क्रोमियम ऑक्साइड, CrO2। क्या आ जाएगा? क्रोमियम ऑक्साइड।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म वह तरीका है जिससे कुछ पदार्थों जैसे लोहा को एक अस्थायी चुंबक में परिवर्तित किया जाता है। दिए गए विकल्पों में CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड या CrO2 एक यौगिक धातु व फेरोमैग्नेटिक है। यौगिक धातु और क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय है ना, समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व या अनुचुंबकीय उसका समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर छिन्न चुंबकत्व प्राप्त कर लेती है। उसमें छिन्न चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होती है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब आपका अनुचुंबकीय क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को क्या करती है? संरेखित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को संरेखित करती है। यह सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करती है? ठहरती है। जो चुंबकीय कंपास होगा तो उसका एक निडिल क्या हो जाएगा आपका? उत्तर में, और दूसरा छोर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण में ही क्या करेगा? जाके रुकेगा, ठहरेगा। चुंबकीय कंपास का उपयोग प्रयोगशालाओं में, जहाजों आदि में किया जाता है। आर्मी लोग भी उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जंगल में रहते हैं तो जंगल में वो डायरेक्शन का पता तो इसे रात में चलती नहीं है, तो वो मैग्नेटिक कंपास से वो पता लगाते हैं, चाहे समुद्र में, है ना। अगला है 337 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रति चुंबकीय सामग्री पदार्थ किसमें नहीं करता है? प्रति चुंबकीय सामग्री पदार्थ में नहीं करता है, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती। इसके उदाहरण हो गया विस्मत हो गया, एंटीमनी हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सोना हो गया, जल हो गया, एल्कोहल हो गया। इस पर नहीं करेगा क्योंकि ये प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें चुंबकीय का गुण बिल्कुल भी नहीं होगा। लौह चुंबकीय में क्या होता है? इसमें गुण होता है। लौह चुंबकीय में क्या होता है? ये लौह युक्त पदार्थ को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। लेकिन अनुचुंबकीय की बात करते हैं, अनुचुंबकीय तो कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सब कौन सा पदार्थ है? ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं को अपना स्वयं का अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। 338 नंबर क्वेश्चन। एक्स-रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब डैश किरण है, क्या होता है? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए। एक्स-रे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होता है। इसका प्रयोग चिकित्सा में निदान के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की खोज वर्ष 1895 में विलियम कॉनराड रोंटगेन ने की थी, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक था। इसके लिए प्रारंभ में इन विकिरणों की प्रकृति अज्ञात थी और बीजगणित में एक अज्ञात मात्रा का अक्षर एक्स द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इन्होंने इन किरणों को एक्स-रे कह दिया। अज्ञात अक्षरों को उस समय किसके द्वारा दर्शाया जाता था? तो एक्स के द्वारा दर्शाया जाता था, है ना। 339 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक, इसको बार चुंबक भी बोलते हैं, बार मैग्नेट। दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक या बार चुंबक, मैग्नेट बोल सकते हैं, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उल्लेखनीय है कि दंड चुंबक लोहे, स्टील या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की क्या होती है? बनी होती है। आयताकार चुंबक होती है। इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसके ध्रुव एक निश्चित दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर क्या करती है? ये ठहरती है।
अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देती है जब, क्या कैसे क्यों कब खो देगी? जब गर्म की जाती है, ठीक है ना। एगो क्यूरी टेम्परेचर होता है, उसके आगे जाने के बाद क्या होता है, किसी भी मैग्नेट को उस टेम्परेचर से आगे हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा देते हैं टेम्परेचर, तो क्या होता है, वो अपना मैग्नेट गुण क्या करता है, वो खो देता है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देती है। चुंबक को गर्म करने पर चुंबक धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चले जाती है और स्वतः अपनी पूर्ण चुंबकीय शक्ति खो देती है। पुनः ठंडा करने पर भी वे अपने चुंबकीय शक्ति वापस नहीं पा पाती है ना। उसको मान लीजिए, उसको गर्म करेंगे तो चुंबकीय गुण खो देगा और उसको ठंडा करेंगे तो फिर चुंबकीय गुण उसमें नहीं आएगा। 341 नंबर क्वेश्चन, सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र छोर पर, अक्ष पर, अनंत दूरी पर, इसमें से कोई नहीं है। इसमें से क्या है आपका, कोई नहीं। सोलेनॉइड लोहे की एक बेलनाकार रॉड होती है जिसके ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का तार लिपटा रहता है। सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष के परितः मध्य में क्या होती है, मध्य में सर्वाधिक होती है तथा किनारों पर सर्वाधिक की क्या होती है, आधी, एवं सोलेनॉइड के बाहर क्रमशः घटती है। अतः कोई विकल्प आपका सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई आपका उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगर मैग्नेटिक बार को हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो एक छोर उसका उत्तर दिशा में और दूसरा छोर आप उसका दक्षिण दिशा में चला जाता है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव, है ना, नॉर्थ पोल कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अगर नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, साउथ पोल है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अगर नॉर्थ साउथ है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। अगला है दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, क्या होता है, शून्य होता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है। दंड चुंबक, इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। दंड चुंबक लोहे, स्टील या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई आयताकार चुंबक होती है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पर चलते हैं। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स एवं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के वंचित हो जाने से क्या हो जाता है, शरीर धनावेशित हो जाता है। किसी वस्तु के धनावेशित होने का आशय यह है कि वस्तु का शरीर पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है। अगर शरीर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं तो वस्तु, बॉडी, शरीर धनात्मक रूप से क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, क्या होगा, क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। क्या होगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिसमें निम्न गुण होते हैं। अर्धचालक में क्या गुण, कौन सा गुण पाया जाता है, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से क्या होती है, उसमें कम होती है। अर्धचालकता क्या होती है, विद्युत चालकता धातुओं से क्या होती है, उसकी चालकता से कम होती है। यानी ये तो न तो धातु की तरह काम करेगा, न ही क्या बोलते हैं, न ही चालक की तरह, न ही अचालक की तरह, कुचालक की तरह, ये बीच में रहता है। ठीक है ना, दोनों के मध्य ये गुण इसमें दर्शाता है। अर्धचालक में न ही चालक का गुण और न ही कुचालक का गुण, दोनों के गुण के मध्य गुण किस में होता है, आपका अर्धचालक में होता है। इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में आपका हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम इसमें आता है। सेमीकंडक्टर। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता
इंसुलेटर एवं धातु के मध्य होता है। अर्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडियम और आर्सेनाइड। अर्धचालकों की विद्युत चालकता धातुओं की विद्युत चालकता से क्या होती है, ये कम होती है इसमें। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 2012 ईस्वी में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम है, इसका कण का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, हिग्स बोसॉन। क्या नाम है इसका, हिग्स बोसॉन नाम है। वर्ष 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचलित गॉड कण की खोज की गई। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन हिग्स क्षेत्र का मूलभूत बल वाहक है, जो मूलभूत कणों को उसका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र को पहली बार 1960 में पीटर हिग्स द्वारा खोजा गया था। इसको कब खोजा गया था, 1960 में पीटर हिग्स द्वारा खोजा गया था। अगला देखते हैं, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, हिग्स बोसॉन को ही क्या कहा जाता है आपका, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। TRE 2.0 में यह क्वेश्चन पूछा है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो कौन है आपका, अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है आपका, धन आवेश होता है, और बीटा पर कौन आता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा कण पे आपको नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। देख लेते हैं अल्फा कण। अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण धनात्मक आवेशित कण होता है एवं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। और अल्फा कण किससे बना होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। ये भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के माध्यम से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें मंदक के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको कहाँ किसके लिए प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। TRE 2.0 में पूछा। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो। भारी जल एक यौगिक है। भारी जल क्या है आपका, एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है ना। भारी जल क्या है आपका, भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और किससे बना है, ड्यूटेरियम से। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है ना, 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है ना। अगला है 351 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है। शून्य स्पिन किस में होता है आपका, हीलियम में होता है। किस में हो जाएगा आपका, हीलियम में हो जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 2 होता है। दिए गए विकल्पों में हीलियम के नाभिक में शून्य स्पिन होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। H परमाणु की त्रिज्या क्या है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या R की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है, E² अपॉन क्या आ जाएगा 2R। E² अपॉन क्या आ जाएगा 2R। ये फार्मूला एकदम रेडीमेड याद रखें। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, E² अपॉन R। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका ES, अगर इसमें आप पुट कीजिएगा मान तो क्या आ जाएगा आपका E² बट्टा में 2R। ये गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा E² अपॉन 2R। फार्मूला को याद रखिएगा। अगला है 353 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था, J.J. थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। वर्ष 1898 में परमाणु का पहला मॉडल J.J. थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। थॉमसन ने अब पहली बार यह प्रस्ताव दिया था कि एक परमाणु एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कण से बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक आवेश क्लाउड द्वारा संकलन किया जाता है।
अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। यह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, आवेश रहित, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर गामा किरण रहता तब, है ना, तो गामा पर भी कोई चार्ज नहीं होता है कि नहीं। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। देखते हैं, भारी पानी हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। भारी पानी हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसके एक परमाणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोजित बंध द्वारा जुड़ा रहता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ताकि जो नाभिकीय रिएक्टर है ज़्यादा भड़के ना। अगला 357 नंबर क्वेश्चन, प्लूटोनियम प्लूटोनियम न्यूक्लाइड प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। तो प्लूटोनियम क्या आ जाएगा, 94 परमाणु संख्या 94 और उसका वेट हो जाएगा 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को क्या कर लेते हैं कि हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना, तो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और उसके बाद 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और इधर 1 कितना हो जाएगा आपका, 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, अतः न्यूट्रॉनों की संख्या 100 कितना हो जाएगा, 242 में से घटा लेंगे 94 तो कितना निकलेगा आपका, 148। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है, और रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चलित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्न तापी रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहलाता है। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। तो इसमें क्या जाए, ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, है ना, भारी वाटर का भी प्रयोग करते हैं, और पानी, है ना, पानी तो बोले तो पानी तो वो तरल के रूप में पानी, हाँ पानी भी प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन तरल के रूप में जो भारी वाटर होता है ना, भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, उपयुक्त में से क्या आ जाएगा, सभी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर मॉडरेटर मंदक के रूप में ग्रेफाइट, पानी तथा भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। ये न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देती है ताकि विखंडन का कार्य सफलतापूर्वक क्या हो सके, संपन्न हो सके। 360 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। मोबाइल संचार व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका उपयोग रेडियो प्रसारण और टेलीविजन में भी किया जाता है। इंफ्रारेड अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सिकाई के लिए घरेलू टीवी रिमोट और नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। परावैंगनिक किरणें की खोज रीटर ने की थी। इसका उपयोग जाली दस्तावेज और जाली नोटों की पहचान के लिए किया जाता है। एक्सरे किरणों की खोज रॉन्ट जॉन ने की थी। इसका उपयोग
सीटी स्कैन, जो एक्स किरणें का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सीटी स्कैन करने के लिए प्रयोग करते हैं, और टूटी हुई हड्डी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है, कौन सा है आपका, यूरेनियम है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन है आपका, यूरेनियम है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम में इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला देते हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है, किससे पैदा की जा सकती है आपका, यूरेनियम से पैदा की जाती है, यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टर में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित होता है, तो नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन द्वारा काम करता है ना। अगला है आपका, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है ना। तो इसमें क्रमशः क्या है, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18, और न्यूट्रॉन की संख्या आपका 20। तो जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वही प्रोटॉन का भी संख्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वही प्रोटॉन का संख्या होता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान में से हम घटा लेंगे, द्रव्यमान में से घटा लेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या, तो निकल जाता है आपका प्रोटॉन की संख्या। यानी 18 और 20 को जोड़ देंगे ना हम, तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो 18 20 कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, है ना। 18 20 कितना हो जाएगा, 38। ये किसका होता है, ऑर्गन का होता है। ऑर्गन का कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है उसका, 18 होता है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। अब इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगी, 38 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की। ये तो गलत है, ये बनाने होगा। प्रोटॉन की संख्या, जो द्रव्यमान संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होता है। 366, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, बताइए, रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रतिपादित की थी। नाभिकीय परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी मैकेनिक्स उन परिघटनाओं की व्याख्या करने वाला भौतिकी का क्षेत्र है जो प्लांक स्थिरांक कोटि का हो। इस विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों के आचरण और उसके उपयोग के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें कौन सा कण होती है आपकी, आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है जब कॉस्मिक किरणें धनावेशित प्रोटॉन या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। कॉस्मिक किरणों में अल्प मात्रा में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एवं गामा किरणें आदि के अंश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश आपका बीटा कण में होता है। अल्फा कण में तो आपका पॉजिटिव होता है। एक्स किरणें तो ये तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, और गामा किरणें में कोई सा भी नहीं होता, कोई नहीं होता, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। और गामा कौन सा किरण होती है आपका, विद्युत चुंबकीय किरण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी।
है ना, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की बात करता है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है भी 2, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, क्या होता है आपका, क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 2 2 है तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, कितना आ जाएगा 2 2 दिया गया था 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होता है ना, बाहरी ऑर्बिट में क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या लेता है, आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के 3 गो आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है उसका ट्राइटियम। तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है, आइसोटोप ले लेता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप होता है जिसके द्वारा पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। गामा किरणें, गामा किरणें क्या है बताइए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें क्या है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। गामा किरणें अति उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन होता है जिसकी भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों के मुकाबले अधिक होती है। ये किरणें गैस को आयनीकृत कर देती है। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने गामा किरणें की खोज की थी। कब की थी, 1896 में। कौन सा वैज्ञानिक ने किया था, हेनरी बैकुरल ने गामा किरणें का खोज की थी। ये किरणें विद्युत उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन आपका पिंड का ऊर्जा में, किसमें, पिंड का ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाली परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा को कुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। 376 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो बात सही है, लेकिन नाभिकीय संलयन तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया होती है उसमें, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। संलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान पर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाता है और अपार ऊर्जा विमुक्त करता है। संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर संपन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसका नहीं किया जा सकता है, अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, ये भाग नहीं लेता है। इसमें पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। ये किसी पदार्थ का क्या है, ये सूक्ष्म कण है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ये नहीं। परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है, परमाणु, जब छोटे छोटे जो परमाणु होता है ना, परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है ना। अणु का निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, खगोलिकी या गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। किससे प्रभावित नहीं होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता है। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यातव्य है कि जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो वह त्वरण पैदा करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक निकाय त्वरित होना चाहिए। किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? बताइए क्या होगी? स्थिर रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्रामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। लेकिन जब यह जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है आपका स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। कहाँ पर घूमता है? आपका स्थिर ऊंचाई पर घूमता है ना। आप कितना ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, किधर से किधर घूमता है? आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। जिधर पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व, तो उपग्रह भी घूमती है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो ऐसे उपग्रह को भू स्थैतिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। 381 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण होती है? तो क्या हो जाएगा आपका? गुरुत्वीय बल। कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। दिए गए विकल्पों में गुरुत्वीय बल अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण होती है। सबसे मजबूत परमाणु बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? परमाणु बल हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल, उसके बाद क्या हो जाएगा? वैद्युत चुंबकीय बल। अगला देखते हैं हम लोग। किसी उपग्रह के लिए प्लाइन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह के ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस स्थिति में प्लाइन वेग क्या होगा? इस स्थिति में प्लाइन वेग होगा आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, जब लॉन्च किया जाता है तो आपका इसके वेलोसिटी प्लाइन वेग से ही क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। उसकी जो चाल होती है, स्पीड बताइए कितना होता है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखते हैं। किसी उपग्रह का पलायन वेग उपग्रह के कोण पर निर्भर नहीं करता है। अतः उपयुक्त प्रश्न में उपग्रह का पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। कितना किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा? 11 किलोमीटर ही पर सेकेंड रहेगा। और वो क्या करता है? उपग्रह का पलायन वेग उपग्रह के कोण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो पलायन वेग बराबर v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √2gm बट्टा में क्या हो जाएगा? आपका r हो जाएगा। g आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, r बराबर पृथ्वी के केंद्र से दूरी हो जाएगा, ठीक है, रेडियस। यदि किसी पंख एक रबर के गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरे तो कौन गिरेगा? बताइए। तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। देख लीजिए, यदि एक पंख, एक रबर का गेंद और एक लकड़ी की गेंद कहाँ पर गिराया जा रहा है? निर्वात में गिराया जा रहा है। अगर हवा में गिराता तब बदल जाता, लेकिन निर्वात में सब एक ही साथ गिरेगा। अगर उस पर मान लीजिए लोहा का गोला है, निर्वात में है और एक पंख है, तो दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय बल काम करेगा, वहां पे गुरुत्वीय बल काम ही नहीं करेगा वहां पे। तो क्या हो जाएगा आपका? तीनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक साथ ऊंचाई से सफलतापूर्वक एक साथ गिरे तो वह तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। होने के कारण वस्तुएं स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहती है। 384 नंबर क्वेश्चन। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहे बल क्या होगा? बताइए। तो क्या आ जाएगा आपका? लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय आपका जो भार हो जाएगा ना, आते समय क्या हो जाएगा? शून्य होगा। नीचे आते समय क्या हो जाएगा? शून्य होगा।
क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो धरती है ना, तो वहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है आपका, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लिफ्ट के द्वारा भी अगर इतना ही लगाया जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, उस समय भार शून्य हो जाएगा। उस समय भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो स्थिति व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, जब लिफ्ट है ना, लिफ्ट है, अगर त्वरित गति से ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो भार क्या हो जाएगा आपका, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर त्वरित गति से आपको नीचे की तरफ बढ़ेगा तो भार आपका क्या हो जाएगा, घटा हुआ महसूस होगा। अगर हो गया ना, इसका त्वरण, लिफ्ट का त्वरण आपका 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया तो आपका भार शून्य कर देगा। अगर समान वेग से तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान वेग से जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और समान वेग से नीचे भी आएगा तो उस समय आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन त्वरित गति से ऊपर जाएगा और त्वरित गति से नीचे आएगा, है कि नहीं, तब जाके आपके वेट में फर्क होगा। लेकिन आपका उसका लिफ्ट का त्वरण अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया नीचे जाने के क्रम में तो क्या आ जाएगा, आपका वेट शून्य हो जाएगा और आप जाके टकराइएगा कौन सी, लिफ्ट के छत में। अगला है, हुआ महसूस होता है और यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस दशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है और भारहीनता की अवस्था में लिफ्ट एक समान वेग से भारहीनता की स्थिति में लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। अगर समान वेग में चलेगा तो कोई प्रतीत नहीं होगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। लेकिन त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो भी फर्क पड़ेगा, त्वरित गति से नीचे जाएगा तो भी फर्क पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं 385 नंबर क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही होगा। पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 1/6 ज़्यादा है। चांद पर क्या है, 1/6 कम होता है। पृथ्वी पर का त्वरण जितना है ना 9.8, इसका 1/6 गुना हो जाएगा। कहाँ पे आपका, चांद पे। यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु आपका 60 kg का है तो चांद पर जाएगा तो कितना kg का हो जाएगा, वो 10 kg का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये धरती पर से जैसे उसको आदमी को ले जाएंगे चांद पे तो वहाँ पर ले जाएंगे तो भी वो इसने रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भार में परिवर्तन आएगा। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु का भार उस द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल जी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जी पर निर्भर करता है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे कोई ग्रह पर किसी को ले जाया जाए उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अतः जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारण इसके भार में परिवर्तन आएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा। 386 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान पृथ्वी पर आदर्श रूप से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर इसके मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। भूमध्य रेखा पर क्या होगी, आपका न्यूनतम होगी, और जब ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगला है, मकान की ऊंचाई ये क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। 2 सेकंड में क्या करता है, वो जमीन पर वो पहुंचता है। तो मकान की क्या बोला है आपका, ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग निकालते हैं। कितना आंसर है इसका है 19.6 मीटर है। इसमें दिया गया मकान की ऊंचाई निकालना है, हमको हाइट निकालना है। जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में ज़मीन पर क्या होती है, 2 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है। तो हमको टी पता है और हाइट हमको निकालने के लिए बोल दिया है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, पत्थर द्वारा लिया गया
समय कितना, t बराबर 2 सेकेंड। पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, तो एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन हमको ऊंचाई निकालना है, लेकिन हमको क्या निकालना है, ऊंचाई। तो s क्या बन जाएगा, इसमें h बन जाएगा, और a क्या बन जाएगा आपका, g बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको u पता है 0 है, t पता है कितना आपका 2 है, और 1/2, g पता है 9.8, और t 2 दूना 4। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर हो जाएगा, है ना। अगर आपको दे देता 5 सेकेंड होता, है ना, मकान की ऊंचाई से अगर कोई पत्थर गिराते हैं और 5 सेकेंड समय लेता है, तो उसके हिसाब से आप सिर्फ टाइम में इसमें चेंज कीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, 5 गुना 5 हो जाता। इस प्रकार से एक फार्मूला याद रखिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर धरती पर है ना, धरती पर अगर किसी की अगर दूरी निकालना है तो s बराबर हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन जब ऊंचाई है ना, ऊंचाई से अगर कोई चीज़ को गिराते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में s h बन जाता है, और a क्या बन जाएगा, g बन जाएगा। बस इतना ही इसमें फर्क है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की क्या होगा, बताइए। वस्तुओं की गति बराबर होगी। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति क्या होगी, आपकी बराबर होगी। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 389 है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इसमें से किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 1915 तक सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत को सामान्यतः सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई आपका प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर होता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली क्या होती है, दूरी होती है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। यानी लाइट एक साल में इतना दूरी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अतः विकल्प क्या आ जाएगा, एक सही। अगला देखते हैं, अन्य भौतिक राशियां का मात्रक तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। चुंबकीय प्रवाह का क्या होता है, आपका वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का आपका गॉस होता है। ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन होता है। विद्युत प्रतिरोध का आपका क्या होता है, आपका ओम होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पृथ्वी की गति जो है ना अभी, उससे 17 गुना अगर बढ़ा देंगे तो सब क्या हो जाएगा, हवा में उड़ने लगेगा, है कि नहीं। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या करता है, बढ़ता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या करता है, घटता है। यदि सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार क्या कर जाएगा, घट जाएगा। जी का मान, न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन बढ़िए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। तारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। हमारा धरती किधर से किधर गति करती है, पश्चिम से पूरब की ओर, है कि नहीं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होती है, क्यों प्रतीत होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, परंतु वास्तव में कोई भी तारा गति नहीं करता है। कोई भी तारा वास्तव में गति नहीं कर रहा है ना, लेकिन गति करता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, आपका सूर्य करता है रासायनिक परिवर्तन से, क्योंकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है।
सूर्य रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे एवं सूर्य किसी के ऊर्जा का स्रोत उनके सतह पर होने वाली सतह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान अनुमानतः 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस किसका? आपका केंद्र में। अगला क्वेश्चन क्या है? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु का प्रथम विखंडन एवं परमाणु नाभिक का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है कि कहाँ किया जाता है? टेलीविजन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। उपग्रह का उपयोग टेलीविजन के लिए किया जाता है। एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। कुछ मानव निर्मित उपकरण या यंत्र भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से युक्त प्रणाली उपलब्ध कराती है। 397 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगी, तब कौन सा ग्रहण लगेगा? बताइए। सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, है ना। अब चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपका लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। जो ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी किसके बीच में आ जाए? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? बताइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण। बस इतना बात याद रखिए। अगला देखते हैं। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में ही धुंधला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन, एक सिलेंडर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति होती है आपका किधर होती है? सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। किधर? सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। ठीक है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो दो कणों के बीच कार्य करने वाली पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस प्रकार से आज अपना फिजिक्स वाला जितना भी टॉपिक था सारा टॉपिक खत्म हो गया। एक दिन हम लोग विविध वाला जितना भी है, विविध में जितना क्वेश्चन पूछा गया ये वाला हम लोग करेंगे। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम पर जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ भेज दिया गया है और बहुत सारा उस पर बुक का पीडीएफ है, उस पर जाके आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये जो सीरीज है चल रहा है कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और खूब रिवीजन करते रहिए।